सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना टॉपिक रहेगा अभिरुचि। छोटा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है अभिरुचि। अभिरुचि अभिरुचि किसे कहेंगे? अभिरुचि का सामान्य अर्थ व्यक्ति की इच्छा और रुचि से होता है। अभिरुचि का सामान्य अर्थ व्यक्ति की इच्छा और रुचि से होता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हम अध्यापक बनना चाहते हैं, तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक यही व्यक्ति की अभिरुचि के नाम से जाना जाता है। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है रेबर। रेबर क्या लिखता है कि पहले अभिरुचि शब्द का प्रयोग ध्यान, जिज्ञासा, इच्छा, प्रेरणा ना ध्यान, जिज्ञासा, इच्छा, प्रेरणा आदि शब्दों के समानार्थी शब्द में किया जाता था। ऐसा कौन मानता है? रेबर मानता है। एक और मनोवैज्ञानिक है, वो अभिरुचि को दो तरह से स्पष्ट करता है, कार्यात्मक रूप में और संरचनात्मक रूप में। दोबारा देखें, अभिरुचि का सामान्य अर्थ व्यक्ति की इच्छा और रुचि से होता है। रेबर लिखता है कि अभिरुचि शब्द का पहले प्रयोग इच्छा, ध्यान, जिज्ञासा, प्रेरणा आदि शब्दों के समानार्थी शब्द में किया जाता था। लिखें अभिरुचि के लिए, अभिरुचि का सामान्य अर्थ, अभिरुचि का सामान्य अर्थ व्यक्ति की इच्छा और रुचि से होता है। इच्छा और रुचि से होता है। रेबर पहले अभिरुचि शब्द का प्रयोग, रेबर क्या लिखता है? पहले अभिरुचि शब्द का प्रयोग ध्यान, जिज्ञासा, प्रेरणा, इच्छा, ध्यान, जिज्ञासा, प्रेरणा, इच्छा आदि शब्दों के समानार्थी शब्द में किया जाता। समानार्थी शब्द में किया जाता था। नोट करें, नोट करें। हो गया, चलें आगे। उसके बाद है ड्रीवर और वालरस्टीन। दूसरा नाम किसका है? ड्रीवर व वालरस्टीन। ड्रीवर व वालरस्टीन लिखते हैं
कि जो अभिरुचि शब्द है, अभिरुचि शब्द को दो अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। रिवर व वॉलेस्टीन लिखते हैं कि अभिरुचि शब्द को दो अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो है कार्यात्मक अर्थ और दूसरा है संरचनात्मक अर्थ। कार्यात्मक अर्थ और संरचनात्मक अर्थ। तो देखें, अभिरुचि शब्द को, अभिरुचि शब्द को दो अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता। पहला है कार्यात्मक अर्थ और दूसरा रहेगा संरचनात्मक अर्थ। संरचनात्मक अर्थ। नोट करें, पहले अपने करेंगे कार्यात्मक अर्थ। नोट करो, कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे भाव से या ऐसी इच्छा से या ऐसी अनुभूति से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करता है। कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे भाव या अनुभूति या इच्छा से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। वो चीज क्या कहलाएगी? कार्यात्मक अर्थ। तो लिखे, कार्यात्मक अर्थ में, कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे भाव या अनुभूति, ऐसे भाव या अनुभूति से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करता है, ध्यान को केंद्रित करता है। नोट करें, हो गया। दूसरा आता है संरचनात्मक अर्थ। संरचनात्मक अर्थ में देखें, संरचनात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित ऐसी प्रवृत्ति से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति है वो किसी वस्तु के प्रति सार्थक अनुभूति को प्राप्त करता है। संरचनात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित ऐसी प्रवृत्ति से होता है
जिसके आधार पर व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति सार्थक अनुभूति को प्राप्त करता है, वो चीज क्या कहलाएगी? संरचनात्मक अर्थ कहलाएगी। तो देखें, संरचनात्मक अर्थ में, संरचनात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य, अभिरुचि का तात्पर्य, संरचनात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित, व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित ऐसी प्रवृत्ति से होता है, जन्मजात और अर्जित ऐसी प्रवृत्ति से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति में किसी वस्तु के प्रति सार्थक अनुभूति उत्पन्न होती है, व्यक्ति में किसी वस्तु के प्रति सार्थक अनुभूति उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ये संरचनात्मक अर्थ है। चले आगे। उसके बाद आता है क्रो व क्रो। क्रो व क्रो क्या परिभाषा देता है? देखें, क्रो व क्रो लिखता है कि अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है, अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। क्रो व क्रो, अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखें, क्रो व क्रो, अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया आदि पर, क्रिया आदि पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान देने के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी। उसके बाद आता है मैकडूगल। मैकडूगल क्या लिखता है कि अभिरुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक पक्ष है। मैकडूगल, अभिरुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक पक्ष है। मैकडूगल देखें, अभिरुचि
छिपा हुआ अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक पक्ष है। उसके बाद आता है जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर, अभिरुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू। जेम्स ट्रेवर क्या परिभाषा देता है कि अभिरुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू। देखें, अभिरुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू। अभिरुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है। नोट करें। उसके बाद आता है अभिरुचि की विशेषता। अभिरुचि की विशेषता, पहली विशेषता देखें, जो अभिरुचि है ये जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। अभिरुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। अभिरुचि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अभिरुचि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अभिरुचि व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। अभिरुचि है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है। अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अभिरुचि है ये वातावरण के अंतःक्रियाओं का परिणाम है। जब व्यक्ति वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप अभिवृद्धि का अभिरुचियों का भी विकास होगा। तो अभिरुचि है ये वातावरण के साथ अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की इच्छा, योग्यता, क्षमता, उपलब्धियों से। अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की इच्छा, योग्यता, क्षमता, उपलब्धि आदि सभी के साथ अभिरुचियों को जोड़ा जाएगा। अभिरुचि है ये परिवर्तनशील होती है। इनको समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। अभिरुचि के निर्धारण में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिरुचियों के निर्धारण में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखें, पहला, अभिरुचि जन्मजात और अर्जित दोनों है। अभिरुचि जन्मजात और अर्जित दोनों है। अभिरुचि को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। अभिरुचि को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। अभिरुचि व्यक्तित्व का एक अंग है।
अभिरुचि व्यक्तित्व का एक अंग है। अभिरुचि व्यक्तित्व के व्यवहार का एक पहलू है। अभिरुचि व्यक्ति के व्यक्तित्व के रुचि व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यवहार का एक पहलू है। अभिरुचि को अभिप्रेरणा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अभिरुचि को अभिप्रेरणा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। छठी विशेषता देखें। अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि, उपलब्धि, आदि सभी से अभिरुचि व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। अभिरुचि व्यक्ति और वातावरण के साथ, व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ, व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अभिरुचि परिवर्तनशील होती है। अभिरुचि परिवर्तनशील होती है। तो ये कुछ अभिरुचि की विशेषता रहेगी। उसके बाद आते हैं अभिरुचि के स्रोत। अभिरुचि के स्रोत, अभिरुचि के दो स्रोत माने जाते हैं। अभिरुचि के स्रोत, अभिरुचि के कितने स्रोत है? दो हैं। एक तो है जन्मजात अभिरुचि और दूसरा है प्राकृतिक अभिरुचि। तो पहला देखें, जन्मजात अभिरुचि या जन्मजात स्रोत। इसमें देखें कौन कौन सी है। इसमें मूल प्रवृत्ति
स्वेंग, इसमें मूल प्रवृत्तियां स्वेंग, आवश्यकता, भूख, प्यास, नींद, काम प्रवृत्ति, ये सारी की सारी कौन सी है? जन्मजात। अर्जित में जैसे आदत, स्वभाव, व्यवहार, स्थायी भाव, जिज्ञासा, ये सारी की सारी अर्जित अभिरुचियों में शामिल की जाएगी। तो जन्मजात का ही हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक। जन्मजात को ही हम कौन से मानेंगे? प्राकृतिक कहेंगे। जन्मजात का ये दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक। इसमें देखें क्या कुछ है। मूल प्रवृत्ति, संवेग, आवश्यकता, भूख, प्यास, नींद, भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग आदि सभी। दूसरा है अर्जित। अर्जित को हम कहेंगे वातावरणीय। अर्जित या वातावरणीय। इसमें देखें कौन कौन सी हैं, जैसे आदत, स्वभाव, व्यवहार, स्थायी भाव, जिज्ञासा, ये सारी की सारी कैसे हो जाएगी? अर्जित अभिरुचि के स्रोत माने जाएंगे। उसके बाद आता है अभिरुचि के प्रकार। अभिरुचि के प्रकार दो मनोवैज्ञानिक है, सुपर और क्राइटस। सुपर और क्राइटस ने अभिरुचि के 3 प्रकार बताए। दो मनोवैज्ञानिक, एक का नाम है सुपर और एक का नाम है क्राइटस। तो सुपर और क्राइटस ने अभिरुचि के 3 प्रकार बताए। देखें, सुपर व क्राइटस ने अभिरुचि के 3 प्रकार बताए। अभिरुचि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। पहला है व्यक्त अभिरुचि। व्यक्त अभिरुचि। व्यक्त अभिरुचि किसे कहेंगे? इस अभिरुचि में व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक चीजों में से किसी एक चीज पर या एक विषय वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है, या 2 चीजों में से या बहुत सारी चीजों में से व्यक्ति एक वस्तु पर, एक चीज को अधिक महत्व देना पसंद कर देता है, अधिक महत्व देगा, अधिक पसंद करेगा। जैसे बालक है वो आम और सेब में से आम को अधिक महत्व देना शुरू कर दे, बालक है वो गणित और सामाजिक में से सामाजिक को अधिक महत्व देना शुरू कर दे, वो चीज होती है व्यक्त अभिरुचि। तो इसमें बालक 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करता है और उसी वस्तु को अधिक पसंद करना शुरू कर देता है। तो देखें, इसमें बालक बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अधिक पसंद करना शुरू कर देता है।
अधिक पसंद करना शुरू कर देता है। जैसे गणित और सामाजिक में से गणित को अधिक महत्व देना। जैसे गणित और सामाजिक में से सामाजिक को अधिक महत्व देना। आम व सेव में से आम को अधिक महत्व देना, वो चीज क्या कहलाएगी? व्यक्त अभिरुचि कहलाएगी। नोट करें, व्यक्त अभिरुचि। तो दो चीजों में से किसी एक चीज को जब बालक अधिक पसंद करेगा तो वही व्यक्त अभिरुचि। दूसरा आता है प्रगट अभिरुचि। दूसरी अभिरुचि कौन सी है? प्रगट अभिरुचि। प्रगट अभिरुचि में बालक है वो अपनी इच्छा से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। प्रगट अभिरुचि में बालक स्वयं अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, शतरंज खेलना या अन्य प्रकार का कोई भी खेल खेलना। वो चीज क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्रगट अभिरुचि। तो देखें, इसमें बालक स्वयं अपनी इच्छा से, इसमें बालक स्वयं अपनी इच्छा से, इसमें बालक स्वयं अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को करना शुरू कर देते, करना शुरू कर देता है। जैसे शतरंज खेलना, साइकिल चलाना, आदि सभी, वो चीज प्रगट अभिरुचि है। तीसरा आता है आविष्कारिकात्मक अभिरुचि। तीसरा है आविष्कारकात्मक अभिरुचि। आविष्कारिकात्मक अभिरुचि, जो आविष्कारिकात्मक अभिरुचि है, इस अभिरुचि को बालक की योग्यता, क्षमता, प्राप्तांक और उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाता है। इसके आधार पर जिस विषय में बालक के अधिक अंक आते हैं, बालक की अभिरुचि को उसी विषय के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे बालक के गणित विषय में 100 से 100 अंक आए हैं, तो बालक की अभिरुचि सबसे ज्यादा किस विषय में होगी? गणित विषय में। तो आविष्कारिकात्मक अभिरुचि, इस अभिरुचि को बालक की योग्यता, क्षमता, प्राप्तांक और उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाता है। इसके अनुसार जिस विषय में बालक के अधिक अंक आते हैं, बालक की अभिरुचि को उसी विषय के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे गणित में से 100 में से 100 अंक आए हैं, तो बालक की गणित विषय में अधिक अभिरुचि है। तो देखें, इस अभिरुचि का संबंध बालक की योग्यता, क्षमता, प्राप्तांक
व उपलब्धियों से होता है। अर्थात बालक के जिस विषय में, अर्थात बालक के जिस विषय में अधिक अंक आते हैं, जिस विषय में अधिक अंक आते हैं, बालक की अभिरुचि को उसी विषय के साथ जोड़ दिया जाता है, उसी विषय के साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आता है अभिरुचि का मापन। अभिरुचि का मापन, जो अभिरुचि का मापन है, अभिरुचि के मापन की दो विधियां रहेगी। एक तो कौन सी है, अध्यापक निर्मित या शिक्षक निर्मित, और दूसरी है मानक अभिरुचि विधियां। शिक्षक निर्मित और मानक अभिरुचि विधियां। तो देखें, मुख्यतः दो विधियां हैं, मुख्यतः दो। पहला तो कौन सी है, शिक्षक निर्मित विधियां, और दूसरा है मानक अभिरुचि विधियां। मानक अभिरुचि विधि। पहला अपना आता है शिक्षक निर्मित विधियां। पहली है शिक्षक निर्मित विधियां। जो शिक्षक निर्मित विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा बालक की शैक्षिक अभिरुचियों का मापन किया जाता है। शिक्षक निर्मित विधियां, इन विधियों के द्वारा बालक की शैक्षिक अभिरुचियों का मापन किया जाता है, जिसके लिए चिन्हांकन श्रेणी, चिन्हांकन विधि को और श्रेणीकरण को काम में लिया जाता है। चिन्हांकन विधि को और श्रेणी क्रम को काम में लिया जाता है। तो देखें, इसके द्वारा बालक की शैक्षिक अभिरुचियों का मापन किया जाता है। इसमें चिन्हांकन सूची और श्रेणी क्रम को शामिल किया जाता है, और श्रेणी क्रम को शामिल किया जाता है। श्रेणी क्रम को शामिल किया जाता है।
दूसरा आता है मानक अभिरुचि विधियां। मानक अभिरुचि विधियां, इसमें एक दो प्रतिपादक हैं विधियों के। उन विधियों के प्रतिपादक आपको याद रखने हैं कि उस विधि का प्रतिपादन किया किसने है। पहला एक अपना स्ट्रांग की अभिरुचि मापन। स्ट्रांग का अभिरुचि मापन। जो स्ट्रांग का अभिरुचि मापन है, प्रतिपादक ही याद करने, आपको ज्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है ना, ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। इसके प्रतिपादक है ई के स्ट्रांग। ई के स्ट्रांग। दूसरा आता है कूडर परीक्षण। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया था कि कूडर परीक्षण का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। कूडर परीक्षण का प्रयोग है वो किसके मापन के लिए किया जाता है। तो कूडर परीक्षण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाएगा, अभिरुचि के मापन के लिए। ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया था। तो कूडर परीक्षण है, इसका मापन है वो अभिरुचि के संबंध में किया जाएगा। इसके प्रतिपादक है जी एफ कूडर। जी एफ कूडर इसके प्रतिपादक। तो ये सेकंड ग्रेड 2017 में पहले भी आ चुका है। माइनेसोटा वोकेशनल परीक्षण। और चौथा रहेगा अपना जैक्सन वोकेशनल परीक्षण। जैक्सन वोकेशनल परीक्षण। तो ये दो ऊपर वाले प्रतिपादक आप याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलें रिवाइज कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है। अभिरुचि का सामान्य अर्थ व्यक्ति की इच्छा और रुचि से होता है। रेबर लिखता है कि पहले अभिरुचि शब्द का प्रयोग ध्यान, जिज्ञासा, प्रेरणा, इच्छा आदि शब्दों के समानार्थी शब्द में किया जाता था। ड्रीवर व वालेस्टीन लिखता है कि अभिरुचि शब्द को दो अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है, कार्यात्मक अर्थ और संरचनात्मक अर्थ। कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे भाव या अनुभूति से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करता है। संरचनात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित ऐसी प्रवृत्ति से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति में किसी वस्तु के प्रति सार्थक अनुभूति उत्पन्न होती है। क्रो अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया आदि पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल लिखता है अभिरुचि छिपा हुआ अवधान और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक पक्ष है। जेम्स डेवर अभिरुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है। अभिरुचि की विशेषता, अभिरुचि जन्मजात अर्जित दोनों है। अभिरुचि को वंशानुक्रम, वातावरण दोनों प्रभावित करेंगे। अभिरुचि व्यक्तित्व का एक अंग है। अभिरुचि व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यवहार का एक पहलू है। अभिरुचि को अभिप्रेरणा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अभिरुचि का संबंध
व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि, उपलब्धियां आदि सभी से। अभिरुचि व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अभिरुचि परिवर्तनशील होती है। अभिरुचि के स्रोत तो जन्मजात या प्राकृतिक, इसमें मूल प्रवृत्ति, संवेग, आवश्यकता, भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग आदि सभी। अर्जित या वातावरणीय में आदत, स्वभाव, व्यवहार, स्थायी भाव, जिज्ञासा आदि सभी। अभिरुचि के प्रकार में सुपर व क्राइटस ने अभिरुचि के 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्त अभिरुचि, इसमें बालक बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अधिक पसंद करता है, जैसे गणित और सामाजिक में से सामाजिक को पसंद करना, आम और सेब फल में से आम के फल को अधिक पसंद करना। प्रगट अभिरुचि, इसमें बालक स्वयं अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को करना के लिए प्रेरित हो जाता है या करना शुरू कर देता है, जैसे शतरंज खेलना, साइकिल चलाना। आविष्कारिकात्मक अभिरुचि, इस अभिरुचि का संबंध बालक की योग्यता, क्षमता, प्राप्तांक और उपलब्धियों से होता है। अर्थात बालक के जिस विषय में अधिक अच्छे अंक आते हैं, बालक की अभिरुचि को उसी विषय के साथ जोड़ दी जाती है। अभिरुचि का मापन 2 विधियां, शिक्षक निर्मित विधियां और मानक अभिरुचि विधियां। जो शिक्षक निर्मित विधियां हैं, इसके द्वारा बालक की शैक्षिक अभिरुचियों का मापन किया जाता है। इसमें चिन्हांकन सूची तथा श्रेणी क्रम को शामिल किया जाता है। मानक अभिरुचि विधियां, स्ट्रांग का अभिरुचि मापन, प्रतिपादक ई के स्ट्रांग है। कूडर परीक्षण 2017 सेकंड ग्रेड में आया था। इसके द्वारा अभिरुचि का मापन किया जाता है और इसके जो प्रतिपादक रहेंगे वो रहेंगे जीएफ कूडर। माइनेसोटा वोकेशनल परीक्षण अभिरुचि से संबंधित है। जैक्सन वोकेशनल परीक्षण भी अभिरुचि से संबंधित है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।